मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास से हम लोग जो है ना क्लास 11 का जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले, ठीक है। देखो पहला चैप्टर का जो नाम है ना सेकेंड बुक का है। देखो ज्योग्राफी क्लास 11 में दो बुक है, जिसमें फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक है। दूसरा बुक का जो है ना पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत का स्थिति। देखो स्थिति मतलब क्या होता है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है। और किसी का भी स्थिति पता करने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, अगर कोई पूछा कि मेरा घर कहाँ पे है, तो मेरा घर बताने के लिए कि मेरा घर कहाँ स्थित है, ये बताने के लिए कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए ना, कि मेरा देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, मेरा पिन कोड नंबर क्या है, ये सब ज्ञान होगा तभी ना हम बता सकते हैं। सेम उसी तरह से ये भारत का स्थिति बताने के लिए जो है ना दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और वो है एक अक्षांश रेखा और दूसरी देशांतर रेखा। जब तक अक्षांश और देशांतर रेखा का ज्ञान नहीं होगा ना तब तक हम इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखा को समझेंगे। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, या जो ये इस तरह का पड़ा हुआ लाइन होता है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और ये जो लंबा वाला लाइन होता है ना इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा को समझेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे अक्षांश रेखा को समझने के लिए जो है ना ग्लोब को लाते हैं पृथ्वी बोर्ड पे। देखो ये क्या है? ग्लोब। क्या है? ग्लोब। इस ग्लोब में जो है ना कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। कितना है? 181। अब तुम लोग ये बात सुनकर के दंग हो जाएगी, क्या सर 181 अक्षांश रेखा को याद करना है? नहीं, 181 का अक्षांश रेखा को याद नहीं करना है, केवल 5 अक्षांश रेखा को याद करना है। 5 अक्षांश रेखा याद करना कोई बड़ी बात नहीं। 5 अक्षांश रेखा जो है ना कौन कौन सा याद रखना ये बात जानना है। देखो यहाँ पे जो है ना ये पूरा को ग्लोब बोलते हैं, और ये जो सबसे बीच में अक्षांश रेखा है ना, सबसे बीच में इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है सो समझना है, ठीक। सबसे पहले इस अक्षांश रेखा का कार्य देखो क्या है। ये जो अक्षांश रेखा ने ये ग्लोब को दो भागों में बांटा कि नहीं बांटा? आधा उधर हो गया, आधा इधर हो गया ना। तो देखो पूरा जब था ना तो उसको गोला बोलते थे, गोला बोलते हैं ना। और जब गोला आधा हो गया ना तो क्या होता है, गोला को आधा, गोला और आधा दोनों बोलेगा ना साथ में करके तो गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलार्ध। मतलब ये भी बन गया गोलार्ध। गोलार्ध मतलब समझ रहे हैं ना, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, और ये भी बन गया गोलार्ध। क्या बन गया? गोलार्ध। अब देखो ये जो अक्षांश रेखा है इसके ऊपर जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और इस अक्षांश रेखा के नीचे जो गोला है इस गोला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, है कि नहीं। अभी हम क्या समझे, ये जो अक्षांश रेखा है ना जो ग्लोब के बीचों बीच से पास हुई, इस अक्षांश रेखा के द्वारा गोला दो भाग में बट गया। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध बोले और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोले। लेकिन रहा बात की जो ये अक्षांश रेखा उसका तो भी नाम कुछ होगा ना। इस अक्षांश रेखा का नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। देखो इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अगर तुम लोग को पूछा जाए ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। देखो हर एक का एक से ज्यादा नाम होता है। व्यक्ति का भी ले लो तो एक नाम ऐसा होता है जो स्कूल में रहता है, एक नाम ऐसा होता है जो दोस्त बुलाता है कि नहीं। तो कई के कई नाम होते हैं। उस तरह से विषुवत रेखा को भी 2-3 नाम है। देखो सबसे पहला विषुवत रेखा, और दूसरा बात जो है ना ये एक तरह से भूमि है ना, पूरा ग्लोब भूमि है कि नहीं है, और ये भूमि के बीच से पास हुआ कि नहीं हुआ है। बीच को हिंदी में मध्य बोल सकते हैं ना, तो भूमि के मध्य से पास हुआ इसीलिए इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा का और नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। कोई दिक्कत? भूमध्य रेखा के अलावा इसे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कैसे? देखो ये सबसे बड़ा व्यास है, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे ना तब बोलो ये लंबाई घटते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? घटते जाएगा। नीचे भी आएंगे तो क्या होगा? घटते जाएगा। तो सबसे बड़ा कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा सबसे बड़ा है कि नहीं है? अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत
विषुवत रेखा को और किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। इसके अलावा इस विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसका 3 नाम हम लोग समझे, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। ये ग्लोब को कितना भागों में बांटा? 2 भागों में। तो 181 अक्षांश रेखा में हम लोग एक रेखा के बारे में समझे, है कि नहीं? इसके अलावा जो है ना कौन कौन सी अक्षांश रेखा है, तो देखो नीचे एक हम ग्लोब बनाते हैं, फिर से ये कौन सा रेखा हो गया? विषुवत रेखा। कौन सा रेखा हो गया? विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो गोलार्ध है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे का गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा इसके ऊपर में 2 अक्षांश रेखा और याद रखना है, और इसके नीचे में भी 2 अक्षांश रेखा और याद रखना है। ये तो तेरा 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया। इसके ऊपर में जो है ना 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। अब रहा बात कि सर 23.5 डिग्री को क्यों याद रखना है? डिग्री तो 1 से अगर गए तो यहाँ पे 90 तक है, ठीक? ये 0 यहाँ से यहाँ तक 90 तक है, ये 0 यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 ऊपर और 90 नीचे, कितना हो गया? 180 और एक 0 को मिला के कितना हो जाएगा? 181। अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा को छोड़कर या विषुवत रेखा को छोड़कर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? 180। क्योंकि जब विषुवत रेखा को छोड़ देगा तो ऊपर 90 और नीचे 90, टोटल 180 होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछा जाए अक्षांश रेखा की कुल संख्या तो 181 है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 23.5 इसीलिए क्यों लिया गया है ना? इसलिए लिया गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है ना अपने एक्सिस से झुका हुआ है कि नहीं? देखो ये झुका हुआ है ना, पृथ्वी नहीं झुका हुआ लग रहा है? ये पृथ्वी सीधा होता तो ऐसे होता, लेकिन ये झुका हुआ है, और ये झुका हुआ होने के कारण 2 तरह का कोण बनता है। एक पृथ्वी के सतह से देखो ये जो एक्सिस हो गया, इससे यहाँ पे भी एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? इसके अलावा ये अगर मान के चलो यहाँ पे, लेकिन अगर सीधा रहता तो यहाँ पे रहता, ऐसे रहता, तो यहाँ पे देखो ये दोनों में एंगल बन रहा है ना। मान के चलो ये एक्सिस है और ये झुका हुआ है, तो ये दोनों के बीच में भी कोण बन रहा है नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे जो कोण बनता है ना ये 23.5 बनता है, और सतह से जो पृथ्वी का कोण बनता है वो 66.5 बनता है। इसीलिए 2 अक्षांश रेखा और याद रखना है, एक 23.5 डिग्री और दूसरा 66.5 डिग्री। एक 23.5 डिग्री और दूसरा 66.5। कोई दिक्कत? उसी तरह से नीचे भी 23.5 डिग्री और 66.5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे डायरेक्शन देना है, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन देंगे? तो देखो अभी हम लोग समझे ना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो है ना उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन में क्या होगा? उत्तरी होगा, नॉर्थ होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? नॉर्थ होगा। यहाँ पे क्या होगा? साउथ। यहाँ पे भी क्या होगा? साउथ, दक्षिण। ठीक? जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम विषुवत रेखा है, उस तरह से इसका भी नाम होगा, इसका भी नाम होगा ना। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं विषुवत रेखा को। ये कर्क रेखा है, और इसके ऊपर जो है ना 66.5 डिग्री पे इसका नाम है आर्कटिक रेखा। क्या नाम है? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। ठीक? इसके नीचे ये जो है ना इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। और सबसे नीचे क्या है? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। रेखा या वृत्त बोल सकते हैं। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ये वृत्त ही कहलाता है, वृत्त ही लिखो। ठीक? वृत्त। और इसको भी क्या लिख देना? वृत्त। ये टोटल कितना अक्षांश रेखा हो गया? 4। 1 2 3 4 5। एक विषुवत रेखा 5 हुआ ना। यही 5 अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग को क्या करना है? जानना है। ठीक? इसके अलावा हम लोग को देशांतर रेखा के बारे में समझना है। कौन सा रेखा के बारे में समझना है? देशांतर रेखा के बारे में समझना है। और देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? ये जो खड़ी लाइन होता है उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और जिस तरह से अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितना है? 181। उसी तरह से देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? 181 नहीं, देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। कितना है? 360।
और देशांतर रेखा की 300, देखो ये 0 डिग्री है, इधर करेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते जाएंगे ना, और इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री करते जाएंगे तो इधर 180 और इधर 180, कितना हो गया 360। लेकिन तुम लोग का मन में कंफ्यूजन आता होगा कि सर यहाँ पे तो ऊपर अगर 90 हुआ नीचे 90 हुआ और ये 0 डिग्री के माने तो 181 हो गया, लेकिन यहाँ सर बोले 180 इधर है और 180 इधर है 360। यहाँ पे भी तो 0 डिग्री, इसको भी बोलते 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसमें भी 360 होना चाहिए, 361 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 360 कैसे हुआ, ये बात कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे जो है ना इधर वाला 180 और इधर वाला 180 सेम ही है, क्योंकि जब इसको गोल करेंगे ना तो एक ही जगह पे आ जाएगा। कैसे, जैसे मान के चलो ये पूरा ग्लोब है, हम ये पूरा सटा दिए, ठीक, इसको हम बोर्ड पे दिखाएं तो ऐसे दिखाया ना, ऐसे दिखाया नहीं दिखाया, तो यहाँ पे भी दिख रहा है ये चीज, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको हम जब गोल करेंगे ना तो कहाँ पे चला जाएगा, एक ही में मिल जाएगा ना। तो जिसके कारण जो है ना यहाँ पे 0 डिग्री रहने के बावजूद भी कितना है 360। लेकिन यही चीज को देखो हम यहाँ पे अगर ग्लोब में देखें ना, देखो मेरा बात समझो, अगर ये 0 डिग्री, ये कितना है 0 डिग्री, ये 1 2 करते करते 90 यहाँ जाएगा, 1 2 करते करते 90 यहाँ जाएगा, ये दोनों कभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है देशांतर रेखा खड़ा वाला, देखो 1 2 यहाँ से मान के चलो ये 0 डिग्री, ठीक, तो यहाँ से 180 यहाँ पे था और इधर से 180 यहाँ पे था, एक के 280 है कि नहीं, इसको हम खोलेंगे तो इधर 180 बोलेंगे इधर 180, लेकिन ये दोनों मिलके एक जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो है ना देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 ना होकर 361 ना होकर कितना है 360। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है ना अक्षांश रेखा में कोई दिक्कत नहीं बोलो। अब अगला हम लोग समझते हैं कौन सा रेखा, देशांतर रेखा, इसको रब कर दे लिखेगा, चलो लिखो। देखो हम लोग जो है ना देशांतर रेखा के बारे में समझते, ठीक, ये खड़ी लाइन को कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतर, क्या बोलते हैं देशांतर रेखा। ये भी जो है ना ग्लोब को कितना भागों में बांट रहा है, दो भागों में, है कि नहीं। इसके इधर जो है ना इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर जो है इसको क्या बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अगर तुम लोग को पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को कितना भागों में बांटता है, अगर पूछा जाए दोनों का नाम बताओ, तब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ही होगा, ये होगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात पूछे ना तब दो प्रकार अलग है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन ये क्या हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध एवं कौन सा पश्चिमी गोलार्ध, है कि नहीं। इसके अलावा समझो, जिस प्रकार से हम लोग को देशांतर रेखा अक्षांश रेखा में 5 अक्षांश रेखा समझे थे ना, उसी प्रकार देशांतर रेखा में मात्र 2 देशांतर रेखा के बारे में याद रखना है। एक ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक वो देशांतर रेखा है जो भारत से पास करता है, जिसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो 82.5 डिग्री, वो हम लोग बाद में समझेंगे। अभी केवल 0 डिग्री देशांतर रेखा को समझते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसके अलावा इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसके अलावा इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, ठीक, प्राइम मेरिडियन लाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। मतलब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, लगभग विश्व के सभी देश जो समय की गणना किए है ना, मतलब समय का मेजरमेंट करते हैं उसी लाइन से करते हैं। हम लोग भी जो समय को मिलाते हैं ना, वहां पे देखना लिखा हुआ रहेगा GMT प्लस 5.5। मतलब हम लोग GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे सेट करते हैं। 5.5 घंटा आगे क्यों सेट करते हैं हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से लगभग सभी देश के लोग समय की गणना करते हैं, जिसके कारण इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसके अलावा ये लंदन में एक वेधशाला है जिसको ग्रीनविच वेधशाला कहा जाता है, और उसी वेधशाला से जो है ना ये पास होता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसके अलावा इसे प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ठीक, टोटल देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? 360, 361 नहीं 360, जिसमें से हम लोगों को कितना देशांतर रेखा के बारे में जानना है? दो देशांतर रेखा के बारे में, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत से पास होता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज देखेगा ना, देखो यहाँ पे मान के चलो कहीं ना कहीं भारत यहीं पे होगा। अगर इसका अगर हम नाम इरेज कर दे तो कहीं ना कहीं भारत कहाँ होगा? इसी गोलार्ध में, गोलोब में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर तुम भारत को बनाता है रफली कहीं पे भी, जैसे मान के चलो ये भारत है, ये हम भारत मान लिए, ठीक, तो भारत से ऐसा कोई ना कोई अक्षांश रेखा होगा ना जो भारत से पास करेगा। अरे जैसे हम अक्षांश रेखा ऐसे 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे से करेंगे तो कोई ना अक्षांश रेखा होगा ना जो भारत के सबसे नीचे से पास होगा, और कोई तो अक्षांश रेखा होगा ना जो सबसे भारत का ऊपर से पास होगा। बीच में भी पास होगा, लेकिन कोई अक्षांश रेखा ऐसा होगा जो सबसे नीचे होगा, और कोई अक्षांश रेखा होगा जो सबसे ऊपर होगा। उसी तरह से भारत में देशांतर रेखा भी गुजरेगा नहीं गुजरेगा? कोई तो ऐसा देशांतर रेखा होगा जो सबसे पश्चिम में होगा, और कोई तो देशांतर रेखा होगा जो सबसे पूरब में होगा। कई देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरेगा, लेकिन सबसे पीछे और सबसे आगे भी होगा। उसी तरह से अक्षांश रेखा भी सबसे नीचे सबसे ऊपर होगा कि नहीं होगा? तो भारत के सबसे दक्षिण में, ये दक्षिण में जो अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये अक्षांश रेखा जो है ना, ये इस तरह का लाइन को अक्षांश रेखा बोलते हैं। और एक बात हम लोग समझे पहले कि भारत का स्थिति कहाँ पे है, तो देखो भारत का पहले स्थिति समझ लो। तो भारत जो है ना विषुवत रेखा के ऊपर है, क्योंकि तुम लोग जानते हो भारत से कौन सा रेखा पास करता है? कर्क रेखा। और हम लोग देखे ना कर्क रेखा कहाँ पे था? विषुवत रेखा के ऊपर था। तब बोलो भारत कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर पूछा जाए देशांतर के रिस्पेक्ट में, तो ये देशांतर रेखा के इधर है, देशांतर रेखा के इधर, तो इधर कौन गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी। तो अगर पूरा पूरी भारत का लोकेशन देखा जाए ना, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। भारत का स्थिति कहाँ पे? था भारत की स्थिति, तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। अगर केवल उत्तरी रहेगा और उसमें उत्तरी पूर्वी नहीं ऑप्शन रहेगा तो मार सकते हैं उत्तरी, है कि नहीं? क्योंकि उत्तरी हम बोल सकते हैं क्योंकि अक्षांश रेखा के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर उत्तरी पूर्वी लिखा हुआ है तो सबसे सटीक क्या है? उत्तरी पूर्वी, है कि नहीं? अब देखो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कहीं ना कहीं नीचे वाला पास करता होगा ना अक्षांश रेखा, और उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या नाम है? 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब देखो मेरा बात समझो, ये 0 डिग्री देशांतर एक अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री 2 3 4 5 करते गए ना, तो यहाँ वाला क्या आ गया? 8 डिग्री। लेकिन जरूरी थोड़ी कि जहां से 8 डिग्री स्टार्ट है वही भारत स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर से होता होगा, तो डिग्री के बाद मिनट में लिया जाता है कि नहीं? तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। उसी तरह से भारत के सबसे ऊपर में, ऊपर मतलब उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में जो अक्षांश रेखा है ना, उस अक्षांश रेखा का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। क्या नाम है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब रहा बात, ये 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना, इसका हम डायरेक्शन दे सकते हैं? दे सकते हैं। बोलो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा? दक्षिणी की उत्तरी? दक्षिणी। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? उत्तरी। यहाँ उत्तरी क्यों आएगा? क्योंकि तुम लोग सोचा कि सर ये उत्तर साइड में ना इसलिए उत्तर आएगा, और ये दक्षिण दिशा में इसलिए दक्षिणी आएगा, लेकिन गलत है। गलत क्यों है सो समझो। हम लोग यहाँ पे समझने के लिए बोल रहे कि भारत है उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत है, लेकिन ये पूरा पूरी भारत किस गोलार्ध में स्थित? उत्तरी गोलार्ध में। तब तुमने कल्पना करो तो यहाँ पे डायरेक्शन कभी दक्षिणी गोलार्ध आएगा? तब तुम लोग दक्षिणी किससे बोल दिए? अरे सोचने वाली बात है ना कि भारत इधर जितना भी गोलार्ध है सब उत्तरी गोलार्ध है,
और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। आप तो नहीं है दक्षिणी किसी बोल रही, दक्षिणी गोलार्ध है समझने के लिए केवल बोलते हैं इसको दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत, क्योंकि नीचे की जो भारत है उसको दक्षिण भारत बोलते हैं। लेकिन डायरेक्शन जो है ना उत्तरी आएगा कि दक्षिणी आएगा? उत्तरी आएगा। क्या आएगा? उत्तरी, क्योंकि भारत जो है ना कौन गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे भी डायरेक्शन नॉर्थ होगा और यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ होगा। किसी को कंफ्यूजन तो बोलो नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना ये कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। तो कोई ना कोई देशांतर रेखा यहाँ से पास होगा ना। और हम लोग अभी देखें कि भारत किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो ये जो देशांतर रेखा देखो 0 डिग्री ये है देशांतर रेखा। 1 2 3 ऐसे करते करते कोई ना देशांतर रेखा होगा ना जो सबसे पश्चिम में जाएगा। और ये है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। हाँ अभी हम डायरेक्शन बता रहे हैं। देखो ऐसे जाएंगे ना, ऐसे करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ लास्ट वाला जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अब रहा बात कि सर दोनों में डायरेक्शन क्या आएगा? तो ये तो पूरब दिशा में इसको ईस्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर वाला जो है ना कंफ्यूजन इसमें होता है। ये पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत। लेकिन बोलो डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट होगा। अभी हम लोग समझे, क्योंकि ये इधर जो भी भाग है ना ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और भारत का ये वाला पार्ट बोलेगा ये सब पूर्वी गोलार्ध होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ईस्ट। इसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं? अगर तुम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ कहाँ से कहाँ तक है? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार ऐसा नहीं कि पूछा गया है सर अक्षांशीय विस्तार ना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट कुछ बोल दे नहीं 8 डिग्री 7 मिनट से बोले ये क्या है? ये देशांतर रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की देशांतरीय विस्तार हुआ और यहाँ से यहाँ तक कौन विस्तार हुआ? अक्षांशीय विस्तार। कंफ्यूजन किस बात का होता है कि देखता है यहाँ से यहाँ तक है ना, मतलब कौन रेखा है? देशांतर। देशांतरीय विस्तार होगा नहीं, ये लाइन कौन है? ये और ये लाइन है ये देशांतर रेखा का अक्षांश रेखा। तो इस लाइन को देखना, ये वाला लाइन देशांतर रेखा का अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा लोग कंफ्यूजन इसमें कर जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछा है मतलब ये देशांतर रेखा तो देशांतरीय विस्तार हो गया। नहीं, ये अक्षांशीय विस्तार होगा। अगर पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। किसी को दिक्कत? लेकिन अगर तुम लोग को देशांतरीय विस्तार पूछा है, देशांतरीय विस्तार तब क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। लेकिन तुम लोग कल्पना करो ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है कोई ना कोई राज्य से तो पास होता होगा ना। ये कोई ना कोई राज्य होगा कि नहीं होगा? तो इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। अभी जो ये जम्मू कश्मीर है ना केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो है ना लद्दाख से बोल सकता है कि पास करता है। तो ये कौन सा राज्य से? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का लद्दाख बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर। और ये सबसे नीचे में जो इधर राज्य है ना ये राज्य है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तो क्या पूरा तमिलनाडु से पास होता है? तमिलनाडु का एक जगह है जिस जगह का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। उसी तरह से अगर पूछा जाए ये जम्मू कश्मीर के किस जगह से तो इसका नाम है लद्दाख। लद्दाख में एक जगह इंदिरा कौर। इंदिरा कौर। ठीक। तो अगर पूछा जाए 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट जो अक्षांश है वो जम्मू कश्मीर के किस जगह से पास होता है? जम्मू कश्मीर के इंदिरा कौर से। जम्मू कश्मीर के इंदिरा कौर से। उसी तरह से ये जो सबसे पश्चिमी देशांतर है ये कहाँ से पास होता है? तो गुजरात से। कहाँ से पास होता है? गुजरात से। और ये गुजरात के किस जगह से? तो आज रखना गौर माथा। गौर माथा। और ये जो सबसे पूर्वी
देशांतर है ना, ये पास होता है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से पास होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से किस जगह से? तो याद रखना कीवीथू। कीवीथू है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश के किस जगह से? कीवीथू से। कोई दिक्कत? अगर तुम लोग को पूछा जाए भारत का ये जो अक्षांश रेखा है ना, तो भारत में कुल कितना अक्षांश रेखा पास हुआ? अच्छा 360 नहीं, भारत में अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है। तब 2 अक्षांश रेखा, 4 अक्षांश रेखा, 10 अक्षांश रेखा, 20 अक्षांश रेखा, कोई तो अक्षांश रेखा होगा ना जितना अक्षांश रेखा भारत से खाली गुजरा होगा। ये हम लोग कैसे समझेंगे? देखो यहाँ 37 है और यहाँ 8 है, तो 8 और 37 के बीच में जितना भी अक्षांश रेखा तो सब भारत से गुजरा नहीं गुजरा? 9, 10, 11, 12, 13 ये सब का सब गुजरा है कि नहीं? अगर इसको तुम इसमें माइनस करेगा ना तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब 30 बोल सकता है। कितना बोल सकता है? 30। लेकिन ये देशांतर रेखा भी देखेगा ना तो 68 के बाद 69, 70, 71 करते करते कितना जाएगा? 97। तो इसमें भी जो है ना टोटल 30 देशांतर पास होता है। कितना देशांतर? 30 देशांतर। मतलब भारत से कुल 30 अक्षांश रेखा भी गुजरा है और 30 देशांतर रेखा भी गुजरा है। लेकिन अगर तुम लोग को यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, कुछ तो दूरी होगा ना, जैसे एक यहाँ से यहाँ पैदल गए तो कोई किलोमीटर होगा, या तो यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये जो किलोमीटर है ना, देखो दोनों में देशांतर सेम है, अक्षांश सेम है। इसमें भी 30 देशांतर पास हुए हैं तो 30 अक्षांश भी पास हुआ है। लेकिन ये दूरी जो है ना, ये दूरी ये है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। लेकिन ये दूरी जो है ना, ये दूरी ये है 3214 किलोमीटर। अब तुम बोलेगा सर आज कैसे रहेगा? देखो 3214 कैसे, 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर जाएगा और इधर 4 लिखिए, 1 2 3 और इधर 4 लिख दो। 32 से 14 और 2933, तो देखो यहाँ पे 33 लिखे, 33 आ जाएगा। 3 3 कितना होता है? 9 और 3 के ऊपर लिखा है 2 बड़ी 2933 किलोमीटर। लेकिन तुम लोग एक चीज सोच सकते हैं कि सर जब 30 अक्षांश रेखा भी गुजरा है और 30 देशांतर रेखा भी गुजरा है, तो ये लंबाई में अंतर क्यों हो रहा है कि नहीं? लंबाई में अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब दोनों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बराबर है तो दूरी भी बराबर होना चाहिए लगभग। लेकिन देखिए सर दूरी तो बराबर नहीं, तो यहाँ पे रीजन क्या है ये समझो। देखो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होता है, लेकिन दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। इसको अगर तुम अच्छा से देखेगा ना तो ये है अक्षांश रेखा। कौन रेखा है? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा हर जगह पे जो है ना एक बराबर दूरी का होता है। ये अक्षांश रेखा पहला, ये दूसरा है। हर जगह पे इसका डिस्टेंस जो है ना एक के जैसा होता है, इसीलिए बोल सकते हैं कि दो अक्षांश रेखा जो है ना समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। लेकिन अगर तुम देशांतर रेखा को ठीक से देखेगा ना तो देखो विषुवत रेखा के पास ज्यादा मोटा है, इधर आए तो पतला होते गया। देखो यहाँ पतला होते गया ना, धीरे धीरे यहाँ पे पतला होते गया। यहाँ पे इधर गए ना तो पतला होते गया, पतला हुआ ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। दूसरा बात समझो, जो अक्षांश रेखा ना एक वृत्त का निर्माण करेगा। देखो यहाँ से अक्षांश रेखा पास हुआ, इसे से पूरा गोल आया और यहाँ तक आया। बोलो वृत्त बना कि नहीं बना? लेकिन देशांतर रेखा वृत्त नहीं बनता है। यहाँ से आया और यहाँ समाप्त, अर्धवृत्त बनता है। यहाँ पे दो बात क्लियर हुआ कि जो अक्षांश रेखा है ना वृत्त का निर्माण करता है कि अर्धवृत्त का? वृत्त का। अक्षांश रेखा वृत्त का, लेकिन देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करता है कि नहीं? पहला बात समझे कि जो अक्षांश रेखा है ना वो पूरा वृत्त का निर्माण करता है क्योंकि पूरा गोल जाता है, लेकिन देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अगर इसको हम समझे गोलों पे, देखो ऐसे ये पूरा देशांतर रेखा है, गोल घूम के जाएगा। और ये कौन सा रेखा है? देशांतर। ये अक्षांश रेखा है और ये कौन सा रेखा था? देशांतर। आप देशांतर रेखा के बारे में अगर देखा गया ना तो देखो यहाँ विषुवत रेखा के पास क्या है? ज्यादा दूरी है। धीरे धीरे जाएंगे तो दूरी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन अक्षांश रेखा जो है ना हर जगह पे क्या होता है? बराबर होता है, समांतर होता है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो है ना, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होता है।
कितना होता है? 111 किलोमीटर। लेकिन दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या हमेशा 111 होगा? नहीं। नहीं, विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो दूरी घटते जाएगा, नीचे भी जाएंगे तो दूरी घटते जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि विषुवत रेखा से, कहां से? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव मतलब जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया, मतलब ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती है कि बढ़ती है? घटती है ना। अरे देखो ध्रुव के पास जाएंगे, ये तो ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती जा रही नहीं जा रहा है, नीचे भी जा रहे हैं तो घटती जा रही नहीं जा रहा है। तो याद रखना कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। लेकिन अगर पूछा जाए दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। मेरा बात समझा? ये विषुवत रेखा के पास होगा। अगर तुम विषुवत रेखा के पास 30 गो अक्षांश और 30 गो देशांतर गुजरेगा तो अक्षांश रेखा से ज्यादा देशांतर रेखा की लंबाई हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हैं इस तरह का जो अक्षांश रेखा है ना ये 111 ही है, लेकिन इस तरह का रहेगा तो 111.32 होगा। तब बोलो अगर 30 देशांतर 30 अक्षांश विषुवत रेखा पे रहता तो ये वाला दूरी बड़ा हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन हम लोग यहाँ बात है कर्क रेखा के पास, तो यहाँ से जाएंगे ऊपर विषुवत रेखा से कर्क रेखा तो दूरी कम हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है 111 वहां नहीं पकड़ता हो, 111 से कुछ कम पकड़ता हो, इसीलिए ये दूरी कम हो गया है और ये दूरी क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि समांतर रेखा कौन सी? अक्षांश रेखा की देशांतर रेखा? अक्षांश रेखा। दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा कितना होती है? 111। और दो देशांतर के बीच की दूरी मैक्सिमम कहाँ होती है? विषुवत रेखा के पास कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोलो नहीं ना। अब देखो अब क्या जानना है कि भारत में जो है ना दो तीन तरह का सीमा बनता है, एक बनता है स्थलीय सीमा और एक बनता है जलीय सीमा। एक बनता है स्थलीय सीमा और एक बनता है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं ये समझो। जो भारत के अगर पड़ोसी देश देखे और वो पड़ोसी देश स्थल से जुड़ा हुआ तो स्थलीय सीमा होगा, और भारत के इधर जो है ना जल है तो ये जलीय सीमा कहलाएगा। अगर इसको हम मैप में समझे ना तो देखो भारत के ये दक्षिण भारत है ना ये पूरा जलीय सीमा से सटा हुआ है कि नहीं? कोई इधर आ जाओ, चलो देखो इसको पकड़ो। यहाँ पे जो है ना देखो यहाँ पे दो तरह का सीमा है, एक जलीय सीमा दूसरा स्थलीय सीमा। इधर वाला ये जो पूरा भारत है ना ये जल से सटा हुआ है और इसको बोलते हैं जलीय सीमा। क्या बोलते हैं? जलीय सीमा। और इधर वाला जो भारत है ना उत्तरी भारत ये किससे सटा हुआ? इधर स्थल है तो इसको स्थलीय सीमा बोलेंगे। कल्पना करो कि यहाँ से चलना स्टार्ट किए और भारत के बाउंड्री से चलते चलते ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और चलते चलते गए पूरा भारत पूरा बाउंड्री में कवर कर लिए, तब कोई ना कोई तो दूरी आएगा ना, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोई तो दूरी होगा ना। तो ये कुल स्थलीय सीमा जो है ना ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। इसमें जलीय सीमा को नहीं गिने। अब यहाँ पे जलीय सीमा देखो यहाँ से ऐसे गुजरेंगे ऐसे, फिर इधर से जाएंगे यहाँ तक। इसके अलावा भारत का और भाग है जो समुद्र में स्थित है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का ही है ना, केंद्र शासित प्रदेश। इधर लक्षद्वीप है तो ये भी जलीय सीमा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जलीय सीमा। तो जलीय सीमा दो तरह का होता है, एक मुख्य भूमि का और एक कुल जलीय सीमा। मुख्य भूमि बोलेगा तो बस यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और कुल जलीय सीमा बोलेगा तो इसका और इसका दोनों को जोड़ करके। तो ये मुख्य भूमि का केवल कुल जलीय सीमा पूछेगा तो है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर अंडमान और निकोबार इसका जोड़ करके पूछेगा तब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर।
हाँ तीनों, मतलब इधर जो देखो ये द्वीप समूह है ना, इसका लेकर के लक्षद्वीप और ये इसको लेकर के तीनों को मिला करके हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इसको रख दो। देखो यहाँ पे हम लोग समझे कुल जलीय सीमा, तो कुल जलीय सीमा कितना है 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है कुल जलीय सीमा। इसके अलावा केवल मुख्य भूमि का जलीय सीमा पूछे, मुख्य भूमि मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब कितना है 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर स्थलीय सीमा पूछे तब कितना है 15,200 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का तुम लोग को आ सकता है कि सर कि ये जो अंडमान निकोबार है ये तो भारत का जो दक्षिणी भारत है उससे भी नीचे है कि नहीं। ये देखो यहाँ तक है, ये जो अक्षांश रेखा वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये जो अक्षांश रेखा उससे भी नीचे है। तब बोलो इस अक्षांश रेखा का नाम तो कुछ और होगा कि नहीं होगा, और वो भी भारत के सबसे नीचे से पास हुआ है। तो देखो ये तुम्हारा मुख्य भारत हो गया और ये भारत हो गया, यहाँ 0 है, तब बोलो ये 1 2 3 4 5 6 ये 8 से कम ही रहेगा नहीं रहेगा। तो ये है, इससे 2 डिग्री और कम कर दो। 8 डिग्री 4 मिनट में 2 डिग्री घटाएगा तो है 6 डिग्री 4 मिनट, लगभग 6 डिग्री 4 5 ऐसे 45 मिनट लिखा हुआ है। तो 4 मिनट बोलो 6 डिग्री 4 मिनट, इतना ही याद रखो 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है, जिस तरह से ये कन्याकुमारी से पास हुआ है ना, कन्याकुमारी से, उसी प्रकार से ये जो है ना अंडमान निकोबार, तो निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ से पास होता है? इंदिरा पॉइंट से। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, अब यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल था और ये इंदिरा पॉइंट है कि नहीं। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल कैसे डिफरेंट करेगा? तो यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर में जनता है हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, मारपीट होते रहता है, और जहाँ मारपीट ज्यादा होता है वहां से ज्यादा कॉल आता है कि नहीं। तो वहां से कॉल कर लेना इंदिरा कॉल, और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को और नाम से जाना जाता है, सैडल पीक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ये इंदिरा पॉइंट जो है ना जलमग्न हो गया है, अर्थात ये जल में डूबा हुआ है। 2004 में सुनामी आया था और उसी सुनामी में ये पॉइंट जो है ना जलमग्न हो गया है, अर्थात ये अभी जल के अंदर डूब गया है। लेकिन फिर भी वो मेरा दक्षिणी बिंदु है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन पूछे कि सर अगर दक्षिणी बिंदु पूछे कि भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे। कंफ्यूजन है ना। तो अगर दक्षिणी अक्षांश पूछे, दक्षिणी अक्षांश, तब यही बोलना है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश पूछे तब भी यही बोलना है। लेकिन अगर पूछे सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर मतलब दूर का दक्षिणी बिंदु, तब हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि निकोबार के इंदिरा पॉइंट से गुजरता है। कोई दिक्कत? निकोबार के इंदिरा पॉइंट से गुजरता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्लास जो है ना कल, आज तक इतना ही, तब आज के लिए इतना, तब तक के लिए